1885 से देश की आज़ादी 1947 तक जितने भी महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं सबको हम देखने वाले हैं। पहला अधिवेशन तो डिसाइड किया गया था कि पुणे में किया जाएगा, लेकिन पुणे में बीमारी फैल गई प्लेग की, इस कारण से यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया। तो उसके बाद डिसाइड किया गया कि सबको अब चलना है बम्बई में अधिवेशन होगा। इसमें कुल 72 लोग शामिल हुए थे। याद रखिए, कोई भी महिला सदस्य नहीं थी और सभी को जाना था एक कॉलेज में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। यहाँ पर सब 72 लोग इकट्ठा होते हैं और अधिवेशन होता है, पहला अधिवेशन कांग्रेस का। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता एक बहुत बड़े वकील थे, WC बैनर्जी, जिनको व्योमेश चंद्र बैनर्जी कहते हैं। इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इस पहले अधिवेशन में कांग्रेस ने कुल 9 महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे और इन प्रस्तावों को एक एक करके देख लेते हैं। हालांकि 9 के 9 नहीं समझने आपको, कुछ महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने पहले अधिवेशन में रखे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ प्रस्ताव रखा कि इंडिया काउंसिल समाप्त किया जाए। मतलब ये डिमांड्स थी इनकी, अंग्रेजों से डिमांड थी ये कि इंडिया काउंसिल समाप्त किया जाए। इंडिया काउंसिल आप सभी को पता ही होना चाहिए कि 1858 में जब एक्ट आया था, जब हमारा जो शासन है ब्रिटेन के ताज के अधीन चला गया था, तो भारत में जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी उसको वायसराय कर दिया गया था और इसके अलावा ब्रिटेन में एक पोस्ट बनाई गई, भारत सचिव। ये कैबिनेट लेवल का मिनिस्टर होता था ब्रिटेन की पार्लियामेंट में और उसकी सहायता के लिए 15 लोगों की एक टीम थी जिसे इंडिया काउंसिल या भारत परिषद कहते हैं। यहाँ कांग्रेस की ये डिमांड थी कि इंडिया काउंसिल को कैंसिल किया जाए, क्योंकि इंडिया काउंसिल 15 टीम है और जो भारत सचिव हैं इनकी जो सैलरी है वो हम ही दे रहे हैं, भारतीय राजस्व से इनको सैलरी दी जा रही है। और कांग्रेस को ये लग रहा था कि ये फजूल का है, ये हमारे यहाँ से सैलरी ले रहे हैं, कोई काम तो कर नहीं रहे हैं, तो इनका गठन नहीं होना चाहिए था। अगर गठन हो भी गया है तो इनको समाप्त कर दिया जाए, ये पहली डिमांड थी। और दूसरी डिमांड थी कि केंद्र और राज्य की जो व्यवस्थापिका है उसमें संख्या बढ़ाई जाए, ये डिमांड थी। और 1892 में थोड़े लेवल पर बढ़ाई जाती है, ये कर दिया जाता है कि 10 से 16 सदस्य हो सकते हैं केंद्रीय व्यवस्थापिका में। व्यवस्थापिका समझ रहे हैं ना, जो कानून बनाने वाला सिस्टम था। जैसे केंद्र की अगर बात करें, गवर्नर जनरल की एक तो कार्यकारी परिषद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, और एक था व्यवस्थापिका वाला सिस्टम जो कानून बनाने वाला सिस्टम था। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बढ़ाने की मांग हो रही थी कांग्रेस के द्वारा और इंडियंस भी उसमें शामिल होने चाहिए, ऐसा डिमांड कर रहे थे कांग्रेस वाले। इसके अलावा इंडियन सिविल सेवा की जो परीक्षाएँ हैं, ICS की जो परीक्षा है, उस समय इंग्लैंड में हुआ करती थी, तो ये कांग्रेस के द्वारा डिमांड हो रही थी कि इंडिया में भी कराइए भैया। और इसके अलावा आपको पता है कि ये जो एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया था ना, वो उम्र जो 23 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया था अंग्रेजों ने, क्योंकि इंडियन भी पढ़ लिख रहे थे तो वो भी अब ICS परीक्षा में भर्ती हो रहे थे और अंग्रेजों को कहीं ना कहीं ये खटक रहा था। इस कारण से उन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई कि इंडियंस जो हैं अगर एलिजिबल ना हो, इसमें पार्टिसिपेट ही ना कर पाएँ, उसके लिए उन्होंने उम्र सीमा 19 वर्ष कर दिया गया। तो अब बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं हमारे इंडिया के वो उसमें एलिजिबल ही नहीं हो रहे थे, तो कांग्रेस के द्वारा ये डिमांड हो रही थी कि 19 वर्ष को फिर से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया जाए, क्योंकि इंडिया के बच्चे थोड़ा लेट पढ़ लिख रहे हैं। जब तक वो उनकी पढ़ाई पूरी हो रही है तो तब तक वो उनकी एज ओवर हो जा रही है, तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा सेना में बहुत फिजूल खर्च कर रहे हैं अंग्रेज, इसको भी कम किया जाए, ये डिमांड थी कांग्रेस की, क्योंकि उस समय बहुत बड़ी सेना अंग्रेजों ने की हुई थी अपने पर्सनल एजेंडा के लिए, बहुत सारा साम्राज्य जीतना था उनको, तो सारा खर्चा है हमारे ही खजाने से दे रहे थे, इंडियन रेवेन्यू से दे रहे थे। इस कारण से डिमांड हो रही थी कांग्रेस के द्वारा कि सैन्य पर जो खर्चा है वो कम किया जाए। और उस समय जो सैनिक थे और इसके अलावा जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनकी बहुत ज़्यादा सैलरी थी। जो छोटे लेवल के सैनिक थे उनकी तो सैलरी बहुत कम थी, क्योंकि वो सब इंडियन थे, और जो बड़े अधिकारी थे उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा थी। उनकी सैलरी भी कम करने के लिए यहाँ पर कांग्रेस ने मांग उठाई थी। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि जो इंग्लैंड से आप कपड़ा लाकर यहाँ बेच रहे हैं ना भारतीय बाजार में, उस पर आयात कर तो लगाइए। उस पर आयात कर नहीं लग रहा था, तो वो सस्ते बिक रहे थे। तो इंडिया के जो कपड़े हैं यहाँ से बन रहे थे वो बिक ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो उसका लागत इतना हो जा रहा है और उस पर टैक्स भी लगा रहे थे, तो वो महंगे हो जा रहे थे। तो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे हम। इंग्लैंड के जो बने हुए कपड़े हैं, इंग्लैंड के से लाई गई वस्तुएं हैं, वो भारतीय बाजार में चल रही थी, हमारे इंडिया की नहीं चल रही थी। इसके अलावा हम अगर निर्यात कर रहे थे विदेशों में, तो हमारे यहाँ टैक्स, हमारे कपड़ों पर टैक्स बहुत लगा दिया करते थे, तो भारतीय बाजार में भी हम एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे थे।
इसके अलावा बर्मा को हथिया लिया था अंग्रेजों ने, तो बर्मा को अलग करने की मांग यहाँ उठ रही थी कांग्रेस के द्वारा, म्यांमार जिसे आप कहते हैं। और ये महत्वपूर्ण कुछ बातें थी इस बम्बई अधिवेशन में। और इसके अलावा हर अधिवेशन के लास्ट में सर्वसम्मति से ये तय किया जाता था कि अगला अधिवेशन कहाँ होगा, और यहाँ भी ऐसा किया गया और कांग्रेस ने अगला सम्मेलन जो है वो कलकत्ता में होगा ये तय कर लिया। तो इस प्रकार से 1885 में बम्बई का अधिवेशन आपका समाप्त होता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। अगला अधिवेशन कलकत्ता में होने वाला है। 1886 में अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में जो शामिल हुए थे सदस्य वो बहुत ज़्यादा हो गए, 434 सदस्य हो गए। पहले अधिवेशन में 72 थे, अभी 434 सदस्य शामिल हो गए हैं। तो ये कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं बहुत ही फेमस पर्सन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहते हैं, दादा भाई नौरोजी इनका नाम है। इनके बारे में जितना मैं बताऊं उतना कम है। ये पारसी थे एक, तो हम कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। ये जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट का लोअर सदन है जिसे हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं आपने, उसके भी ये सदस्य रह चुके हैं। और भारत से जो अंग्रेज यहाँ से लूट के लेके जा रहे थे, हर तरीके से यहाँ का जो खजाना है वो इंग्लैंड में ट्रांसफ़र कर रहे थे। उन्होंने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी उसका उजागर करने वाले पहले इंडियन यही हैं, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ड्रेन वेल्थ थ्योरी दी है, अर्थात धन निष्कासन सिद्धांत दिया है, जिसके माध्यम से इन्होंने बताया कि किस प्रकार से इंग्लैंड में हमारा पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है अंग्रेज़ों के द्वारा, हमें कंगाल बनाया जा रहा है। आपको मालूम है 1757 से ही हम गुलाम हैं। अब पढ़ रहे हैं ना, उस समय जो लोग थे ना उनको लगभग 100 साल तक तो पता ही नहीं लगा, एहसास ही नहीं हुआ कि वो गुलाम है। ऐसी कंडीशन थी। जब पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, देश प्रेम नहीं होता है, तो इस बात में कोई भी कहने में शंका नहीं है कि उनको एहसास ही नहीं होगा। वो सोचते थे कि यही जीवन है, उनको ऐसे ही जीना है। तो लगभग 100 सालों तक किसी को कोई शक नहीं हुआ कि हम गुलाम हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरे जीवन काल में कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। पहला कलकत्ता 1886 में, ये जो पढ़ा दिया मैंने। दूसरा अधिवेशन लाहौर में जो था 1893 ईस्वी में, उसमें ये अध्यक्ष बने थे। और तीसरी बार ये कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1906 में, तब ये बने थे। 1906 वाला कलकत्ता अधिवेशन तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उस समय देश का माहौल बहुत गर्म था। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। उस बंगाल के विभाजन के बाद हमने आंदोलन चलाए थे जिसे बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन कह रहे थे। तो आंदोलन को लेकर गर्म दल और नरम दल के बीच मतभेद हो गया। नरम दल वाले कह रहे थे कि आंदोलन को आप केवल कलकत्ता में सीमित रखो या बंगाल में सीमित रखो, बाहर मत ले जाओ। लेकिन गर्म दल वाले कह रहे थे कि नहीं, इस आंदोलन को हमें हर जगह फैलाना है। और इसके अलावा नरम दल वाले कह रहे थे कि बहिष्कार जो आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए ना, बाकी अन्य चीज़ों का बहिष्कार मत कीजिए। जैसे स्कूल कॉलेज जो आपके अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हैं उनका बहिष्कार मत कीजिए। लेकिन गर्म दल वालों की नीति अलग थी। उन्होंने कहा कि नहीं, बहिष्कार करना है तो सब तरीके से बहिष्कार करना है। हम नौकरियां भी नहीं करेंगे उनके अधीन, उनके द्वारा बनाए हुए स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे। तो इस बात को लेकर मतभेद हो रहा था। और कलकत्ता वाला वो अधिवेशन 1906 में, इस अधिवेशन में जो उग्रवादी नेता थे या गर्मपंथी नेता थे, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। इस कारण से इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई कांग्रेस के द्वारा। तो कांग्रेस का ये अधिवेशन 1906 वाला है, कलकत्ता वाला अधिवेशन, जहाँ पे पहली बार कांग्रेस ने स्वराज की मांग की, डोमिनियन स्टेटस की मांग की। मतलब इनका ये मानना था, कहना था कि हम शासन में शामिल होंगे, शासन हमारे हाथों में दे दीजिए, भले ही हम ब्रिटिश सत्ता के ही अधीन हैं, हमारे ऊपर ब्रिटेन का ही राज हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वो हमें चलाने दीजिए, हमारा गवर्नर हो, हमारा अधिकारी हो, हमारे सब सेना हो। ये मांग हो रही थी स्वशासन का, स्वराज का मतलब ये था। और इसके 1 साल के बाद 1907 में गर्मपंथी नरमपंथी का जो है विभाजन हो जाता है। तो आगे पढ़ेंगे, खैर आगे की बातें हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस अधिवेशन के होने से पहले ही लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को टी पार्टी पे बुलाया था, चाय पार्टी पर बुलाया था 1886 में। ये लॉर्ड डफरिन है, भारत का उस समय वायसराय, इसने कांग्रेस को चाय की पार्टी पर बुलाया था। इसके दिमाग में ये
अभी चल रहा था कि कांग्रेस तो अपनी ही है, 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने जो इसकी स्थापना की है वो ये तो अपनी ही हमारे लिए काम करेगी। लेकिन 2-3 अधिवेशन के बाद जब कांग्रेस अपनी डिमांड मांगती जा रही थी तब इसकी आंखें खुली। उसके बाद इसने गालियां देना शुरू कर दिया कांग्रेस को। तो ये याद रखेंगे टी पार्टी के बारे में। तो इस प्रकार कलकत्ता का अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में संपन्न होता है। अगला अधिवेशन होता है साउथ में मद्रास के अंदर, 1887 में अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में 607 सदस्य अब बढ़ जाते हैं, अब टोटल 607 सदस्य शामिल होते हैं। ये इतना इंटरेस्टिंग अधिवेशन है क्योंकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार किसी मुस्लिम ने की है। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी उनका नाम है। तो सैयद बदरुद्दीन तैयब के द्वारा मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है 1887 ईस्वी में। तो ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। एक बात नोट करके रखिएगा, आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि 5वां अधिवेशन कहाँ हुआ, कब हुआ, 10वां अधिवेशन कब हुआ, ये नंबर नहीं पूछा जाएगा। बस 1887 में कहाँ अधिवेशन हुआ, 1890 में अधिवेशन कहाँ हुआ, ऐसे पूछ सकता है। ऐसे नहीं पूछेगा कि 50वां अधिवेशन कौन सा है, 61वां अधिवेशन कौन सा है, ऐसा नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि कई बार एक साल में 2-2 अधिवेशन भी हुए हैं ना, स्पेशल अधिवेशन बीच में बुला लिए जाते थे इमरजेंसी में, तो इस कारण से नंबर वाइज नहीं पूछेगा। तो मद्रास अधिवेशन कंप्लीट हो गया सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। और इसके बाद अधिवेशन होता है इलाहाबाद में, जिसका नाम प्रयागराज हो गया है। हालांकि शुरुआत से ही इसका नाम प्रयाग ही था, जिसका नाम बाद में आपको पता ही है कि अकबर ने चेंज कर दिया था, इलाहाबाद कर दिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने इसका नाम दोबारा से प्रयागराज कर दिया है। 1888 में यह अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन की खासियत यह है कि इस अधिवेशन में एक अंग्रेज अध्यक्ष बनता है। तो ये पहली बार था कि कोई अंग्रेज कांग्रेस का अध्यक्ष बन रहा हो। जॉर्ज यूल नाम है, कांग्रेस के पहले विदेशी अध्यक्ष हैं। और इस अधिवेशन में मांग उठाई गई कि जो नमक पर टैक्स लग रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा टैक्स है भैया, उस पर कम किया जाए। और शिक्षा पे अंग्रेज खर्च ही नहीं कर रहे हैं पैसे। जब बजट आ रहा है उसमें शिक्षा के लिए बहुत कम पैसे हैं, ऐसे शिक्षा का विकास कैसे हो पाएगा? तो शिक्षा पे व्यय अधिक किया जाए, ये भी डिमांड हो रही थी कांग्रेस के द्वारा इस अधिवेशन के माध्यम से। इसके अलावा अब जो भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन, वो कह रहा था कि भैया पानी अब सिर के ऊपर चला गया है, ये तो कांग्रेस मांग पे मांग करती जा रही है। इस कारण से गालियां देना शुरू कर दिया इस डफरिन ने। डफरिन कहती है कि भैया ये जो कांग्रेस है ना, ये बहुत गंदी चीज़ है। और डफरिन ने ये भी कहा कि जो कांग्रेस है ये अल्पसंख्यक है, ऐसा नहीं कि ये पूरी देश को रिप्रेजेंट कर रही है, पूरे देश के सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, नहीं, ये ब्राह्मणवादी है और कुछ लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे नेता, बैरिस्टर, और आपके अलावा बैरिस्टर मतलब वकील, या जो पत्रकार हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, यही इसमें शामिल है। और बाकी आम जनता इसमें शामिल नहीं है। कहीं ना कहीं ये सत्य भी था, क्योंकि बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग, बहुत अमीर लोग, ज़मींदार वर्ग के लोग, वही इसमें शामिल थे और आम जनता इसमें शामिल नहीं थी। ने इनको अल्पसंख्यक कहा इसी अधिवेशन के बाद। अब यहाँ पर ये डिमांड हो रही थी कि इस अधिवेशन में कि इंडिया में हम गठित हो गए हैं, ठीक है, लेकिन विदेशों में भी हमें प्रचार करना पड़ेगा, खासकर ब्रिटेन में जो हमारे इंडियंस रह रहे हैं और जो हमारे ऐसे यूरोपीय लोग हैं, जो अंग्रेज हैं, जो हमारा मदद करना चाह रहे हैं, जो हमारे दुख सुख समझते हैं, उन तक हमारी कंडीशन उनको पता लगनी चाहिए, ये प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसके लिए एक कमेटी गठित करना पड़ेगा हमें इंग्लैंड के अंदर। तो इस प्रकार इंग्लैंड में एक कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी का नाम था कमेटी ऑफ इंडिया। ये लंदन में गठित किया गया और ये कमेटी विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में गठित की गई। विलियम डिग्बी इसके अध्यक्ष बने। ये कमेटी ऑफ इंडिया लंदन में थी, जो कांग्रेस के लिए काम करती थी। इस कमेटी ने कांग्रेस के प्रचार प्रसार के लिए, इंडिया की कंडीशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक पत्रिका चलाई। उस पत्रिका का नाम था इंडिया। तो इस प्रकार हमारा जो प्रयागराज अधिवेशन है 1888 में कंप्लीट होता है। तो इस अधिवेशन के बाद दोबारा से बम्बई में अधिवेशन होता है 1889 में। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो एक और अंग्रेज करते हैं। तो 1888 में अंग्रेज थे और इसमें भी एक अंग्रेज आते हैं जिनका नाम है विलियम वेडरबर्न। तो विलियम वेडरबर्न मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं 1889 में। तो कांग्रेस के लगातार 2 अध्यक्ष हुए हैं विलियम वेडरबर्न। तो ये कांग्रेस के दूसरे विदेशी अध्यक्ष हैं। तो ये बम्बई अधिवेशन भी आपका कंप्लीट होता है विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में। उसके बाद 1890 में अधिवेशन होता है कलकत्ता के अंदर। अब ये कलकत्ता का जो अधिवेशन होता है
इस अधिवेशन की खासियत यह है कि इस अधिवेशन में दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। तो कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष जो हैं वो हैं फिरोज शाह मेहता। तो फिरोज शाह मेहता दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष हैं, पहले बदरुद्दीन तैयब जी। तो कांग्रेस के ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष हैं। इस अधिवेशन की खासियत ये है ना कलकत्ता वाले, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से पहली महिला जो ग्रेजुएट हुई थी वो कादम्बिनी गांगुली थी। उन्होंने यहाँ पर एक ज़ोरदार भाषण दिया। कलकत्ता अधिवेशन 1890 में जो फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में हो रहा है, कादम्बिनी गांगुली ने यहाँ पर भाषण दिया, जो भारत की फर्स्ट ग्रेजुएट लेडी हैं, फर्स्ट स्नातक लेडी हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। तो ये टोटल आपके 1885 से 1890 जो अधिवेशन थे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद के जो अधिवेशन है अगले वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा, जो महत्वपूर्ण है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसी एनिमेटेड वीडियो की सहायता से मैं बताता रहूँगा। अभी आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर याद भी कर सकते हैं। मुंबई का पहला अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी, कलकत्ता 1886 में दादा भाई नौरोजी पहले पारसी, मद्रास 1887 में सैयद बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम, प्रयागराज 1888 में विलियम डिग्बी पहले विदेशी, मुंबई 1889 में दूसरे विदेशी विलियम वेडरबर्न, कलकत्ता 1890 में फिरोज शाह मेहता दूसरे कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। तो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए ऐसे ही एनिमेटेड वीडियो देखने के लिए।